सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। आज से एक नए रूप में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। पहले आप मुझे लाइव देखते थे इसी चैनल पर 7 बजे और फिर हम आराम से क्लासेस वगैरह अपनी करते थे। लेकिन एक चीज हमने जो नोटिस करी कि जो कंटेंट हम 1 घंटे में करते हैं उतना कंटेंट तो आधे घंटे में भी किया जा सकता है। मतलब कि हम क्यों ना एक क्लास में 2 क्लास का कंटेंट करें, जिससे ज्यादा करंट अफेयर्स भी कवर हो और दोस्तों आपके टाइम का जो बिल्कुल सही सटीक उपयोग है वो भी। तो आज से दोस्तों ये क्लास आपको इस वीडियो सेक्शन में ही पड़ी हुई मिलेगी। अगर आप इस क्लास को लाइव की तरह लगाना चाहते हैं तो दोस्तों 6 बजे आपको यहां पर पहुंच जाना है और 6 बजे आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। उसके बाद सारा दिन भर जैसे लाइव पड़ी रहती थी वीडियो, उसी तरह पड़ी रहेगी। बस एक फर्क हो जाएगा, हम बातचीत नहीं करेंगे। उसका फायदा क्या होगा? हम कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो पीडीएफ होगी इस क्लास की वो एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसको आप नोट कर लें। स्पेलिंग को GAGANSIRRIALWAYS, गगन सर रेलवे। इस चैनल पर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ डेली आपको 7 बजे के करीब आपको वहां पर अपलोडेड मिल जाया करेगी। तो शुरू करते हैं फटाफट क्लास। एमसीक्यू टाइप क्लास है, आप कोशिश कीजिएगा जवाब देने की। अगर आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा। ठीक है, आइए पहला सवाल आप सभी के सामने। सिंगापन स्पेशल टास्क फोर्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शुरू की? तो दोस्तों इस राज्य ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक आईजी करेंगे। यह टास्क फोर्स उन एरियाज में तैनात की जाएगी जो लड़कियों के लिए, जो औरतों के लिए, जो वुमेन के लिए खतरनाक माने जाते हैं। होते हैं ना हर शहर में कि वहां पर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। वैसे तो यही बोलते हैं कि लड़कियों को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियां छोड़ी, अब तो लड़कों को भी 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या पता क्या हो जाए। तो ये उस तरह से की है कि भैया वो वाले एरिया जहां पर देखा गया है कि लड़कियों के साथ अपराध हुए हैं, वहां पर एक प्रॉपर टास्क फोर्स के तहत काम किया जाएगा। और ये काम किया है तमिलनाडु के नए सीएम सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल आपके तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर नहीं है, सिंगापन हिंदी में सिंगापुर ही बना दिया। बताइए, सिंगापन टास्क फोर्स का दोस्तों गठन किया। तो दोस्तों तमिलनाडु ने राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा और निवारक सुरक्षा के लिए सिंगापन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। पहले चरण में 36 स्वीकृत पद हैं और इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक करते हैं, यानी कि आईजी ऑफ पुलिस इसको हेड करेंगे। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने इस पद को, इस फोर्स को। टास्क फोर्स का काम क्या है कि प्रिवेंट की जाए, रोके जाए और प्रोटेक्शन हो औरतों की सेफ्टी की। इट विल आइडेंटिफाई वल्नरेबल एंड क्राइम प्रोन एरियाज, ये वैसे एरियाज को ढूंढेंगे जहां पर क्राइम होता है। कंडक्ट सर्वेलेंस करेंगे, देखते रहेंगे, निगरानी रखेंगे और डिप्लॉय करेंगे वहां पर पुलिस वालों को उन जगहों पर जहां पर औरतें ज्यादा आती हैं, इंक्लूडिंग बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो। क्योंकि जहां पर औरतों का आना जाना ज्यादा है वहीं पर दोस्तों जो गलत पदार्थ वाले, जो गंदे लोग होते हैं वो भी वहीं पर पहुंचते हैं ज्यादा, जो छेड़छाड़ करते हैं। तो उन चीजों को भी रोकने पर दोस्तों कोशिश की गई है। ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री नए बने हैं, नाम क्या हो जाता है उनका? विजय। आप याद रख लीजिए, इनफ हो जाएगा। यहां के गवर्नर का नाम याद रख लीजिए दोस्तों, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोस्तों उनका नाम हो जाता है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों केरल और तमिलनाडु दोनों के गवर्नर दोस्तों का आर्लेकर साहब ही हैं। कैपिटल आप सभी को पता ही है दोस्तों चेन्नई, और विजय की पार्टी का नाम क्या है? TVK। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। विजय से पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों DMK के, कौन? स्टालिन। ये भी दोस्तों थोड़ी सी बातचीत को रखेंगे ध्यान। बहुत फेरबदल के बाद, बहुत मुश्किलों मशक्कतों के बाद जोसेफ दोस्तों विजय बने हैं मुख्यमंत्री। पहला करंट अफेयर्स ये था। अगला करिए कोशिश। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बार लगातार वहां पर NDA की सरकार आई है। अब दोस्तों बीजेपी जहां पर भी गठबंधन की सरकार बनाती है वो उसे NDA का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों पहली बार जब सरकार बनी थी तब इनके मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। दूसरी बार जब सरकार बनी फिर कोई मुख्यमंत्री बना, और अब तीसरी बार भी सरकार बनके उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बताइए कौन? चलिए कीजिए कोशिश। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार लगातार भाजपा की तरफ से हैं, लेकिन NDA की सरकार बनी है असम के अंदर। तो दोस्तों ये तीसरी बार लगातार वहां पर स्टेट के अंदर दोस्तों बीजेपी लेड अलायंस NDA की सरकार है।
2016 से ये दोस्तों सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने टेक ओवर किया। फिर 21 में जीते दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी, बने मुख्यमंत्री, और 26 में फिर से गवर्नर आपके सामने है दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बेटा बहुत ही बेसिक से सवाल आपके पास पेपर में बनते हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर के, खास करके ये जो नई स्टेट्स पर यूटीज के बने हैं। 4 स्टेट्स और एक यूटी का नया सीएम बना है। बंगाल के सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, असम के बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के बने हैं जोसेफ विजय, केरल के बने हैं वीडी सतीसन, और एक इकलौती पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं रंगास्वामी। तो दोस्तों ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। बढ़िया लग रही हो क्लास तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। आई तीसरा, पाक जल डमरूमध्यम, अंग्रेजी में बात करें तो पाक स्ट्रेट को साथ साथ तैरकर पार करने वाले इतिहास के पहले दंपत्ति कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और श्रीलंका के बीच दोस्तों एक स्ट्रेट पड़ता है। जैसे सबसे ज्यादा इस वक्त खबरों में कौन सा स्ट्रेट था, जिन लोगों को पता भी नहीं था स्ट्रेट क्या होता है। कई लोगों के लिए स्ट्रेट का मतलब होता था स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट जीन्स, लेकिन फिर हॉर्मूज का स्ट्रेट आया और फिर पता लगा कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा काम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। तो उसी तरह भारत और श्रीलंका के बीच भी एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों उस पाक स्ट्रेट को तैरकर क्रॉस किया पहली बार एक हस्बैंड वाइफ ने, एक जोड़ी ने। ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन और पहली एशियाई जोड़ी बनी, पहली दुनिया में पहली जोड़ी बनी, एशियाई क्या। उनका नाम है दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद, दोनों बेंगलुरु से हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो भैया बस इतना इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा पंजाबी में आ गया, इसको आप इग्नोर कीजिए, पीडीएफ में मैं इसको हिंदी में कर दूंगा। तो बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं दो दोस्तों, दानिश अब्दी और वृषाली प्रसाद। इन दोनों ने इकट्ठे तैरकर दोस्तों पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, अगर आपके पास पेपर में आए कि पाक स्ट्रेट किस किस को ज्वाइन करता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंडिया और श्रीलंका को? जी नहीं, एक स्ट्रेट 2 लैंड बॉडीज को नहीं, एक स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। अब कहने को ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये है पाक स्ट्रेट, राम सेतु के पास ही आप बोल लीजिए। लेकिन स्ट्रेट एक ऐसी जगह है जो 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। तो वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है? तो इस तरफ पड़ती है पाक बे और इस तरफ पड़ता है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो कल अगर आप किसी से बात करो और उससे पूछो कि भैया पाक स्ट्रेट किस किस के बीच है, तो इंडिया श्रीलंका ठीक है आप बोल दोगे, लेकिन वो किस किस को ज्वाइन करता है? वो पाक बे को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ ज्वाइन करता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट 2 लैंड बॉडीज को नहीं, स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को पता ही नहीं है, बट अब आपको पता है। चलिए नेक्स्ट हो गया दानिश भैया, आओ। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा जिस स्वदेशी ग्लाइड हथियार का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया उसका नाम क्या है? तो जनरली क्या होता है, आपने अगर मूवीज भी देखी हो कोई एयरफोर्स वाली, इसमें बोलते हैं कि लॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है, लॉक हो गया, फायर, है ना। मूवी अगर कोई देखी आपने फाइटर जेट वाली, उसके अंदर ऐसे होता है लॉक हो गया तो मतलब मिसाइल लगेगी, जेट टू जेट अगर आप लड़ रहे हो। कई बार होता है कि जेट से नीचे अटैक किया, नीचे जमीन पर कहीं फेंकना था और कोई गलत जगह लॉक हो गया, रेंज कम पड़ गई, पहले ही पता लग जाता है कि फायर हुई, इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी दूर तक जाएगी, इस एंगल से गई है। तो अब दोस्तों डीआरडीओ ने एक ऐसी चीज बना दी है, समझ लीजिए जैसे बनियान होती है, एक बैग है, उसी तरह समझिए एक मिसाइल को भी एक बैग पहना दिया जाएगा। वो जो बैग है वो उस मिसाइल को एक्यूरेसी देगा, मतलब अगर वो यूं जा रही थी, वो अपने बैग के अंदर ऐसी चीजें हैं वो आपको ऐसे कर देगी। वो मान लीजिए यहां गिरने वाली थी, वो बैग के अंदर ऐसी चीजें, वो बिल्कुल टारगेट पर जाकर गिरेगी। एक्यूरेसी, स्पीड और दोस्तों धमाका बड़ा कर सकती है। तो ऐसा एक बनियान कह लीजिए, ऐसा एक बैग बनाया है डीआरडीओ ने जिसका नाम है तारा। क्या नाम है भैया? तारा। तो भैया डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने देखिए है मिसाइल, और ये लाल वाला देख रहे हो ये क्या है? ये एक बनियान की तरह है, एक बैग की तरह है। तो दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने पहला दोस्तों फ्लाइट ट्रायल किया तारा का। तारा की फुल फॉर्म क्या है? तारा की फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, यानी कि रेंज बढ़ाने के लिए। तो भैया डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने कैरी आउट किया पहला ट्रायल तारा का, कहां पर? ओडिशा के तट के पास। बहुत बढ़िया। तो तारा एक रेंज एक्सटेंशन किट है, जैसे मैंने बोला यहां गिरने वाला था, अब यहां गिरा, रेंज बढ़ गई। एक रेंज बढ़ाने की दोस्तों किट है जिसे हमने इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में ही बनाया है, और यह भारत का पहला ऐसा सा ग्लाइड वेपन सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये डिजाइन किया गया है ताकि जो अनगाइडेड वॉरहेड्स थे, जैसे मैंने बोला हमने फायर कर दी, हमें पता है वो गलत गिरेगी,
लेकिन हम उसको सही गिरा सकते हैं तारा की मदद से, कि जो हमारे अनगाइडेड वारहेड हैं वो प्रिसीजन के साथ गाइड होकर धमाका करें। ये सिस्टम रेंज बढ़ाता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है और धमाका भी बढ़ाता है, वो भी कम रेट पर। क्योंकि भैया जब एक मिसाइल बनती है, मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं मिसाइल को बनने में, तो उसको इस्तेमाल करे तो बढ़िया से करे ना, तो उसके लिए दोस्तों ये तारा वेपन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक लग रही है आई होप क्लास सभी को? अगर क्लास बढ़िया लगे आपको, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहां तो आप चलती क्लास में भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, है ना। लाइव क्लास में होता है कि लाइव चैट नहीं कर सकते, यहां तो कर सकते हैं कमेंट। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए अगर क्लास बढ़िया लग रही है, और लाइक भी करते रहिए। अगला सवाल चलते हैं। भारत द्वारा लॉन्च किए गए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का कुल मूल्य कितना है? कोशिश कीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए, शाबाश, कोशिश करो दोस्तों। चलिए, क्या जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों $1.5 बिलियन। अब आपको पता है भैया अभी क्या हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जब जहाज जा रहे थे, आ रहे थे, अमेरिका के जहाज पर हमला हो गया, इंडिया के जहाज पर हमला कर दिया। अब सोचिए जिसका जहाज था बेचारा वो क्या करे? जहाज में क्या आ रहा था? खाने का सामान, कपड़े आ रहे थे, उन पर भी हमला हो गया। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि इंडिया है जो दोस्तों, हमारे बहुत दुनिया भर में जहाज जाते हैं, हम काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस ही नहीं थी। सोचिए ऐसा बात होगी कि भैया आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, गाड़ी की इंश्योरेंस ही नहीं है, वो वाली चीज। तो अब जाके इंडिया ने दोस्तों $1.5 बिलियन का एक पूल इकट्ठा किया है। पूल का मतलब है, ऐसा मान लीजिए जितनी भी इंडिया में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, कितनी होंगी, उंगलियों पर ही गिन सको कितने लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिनके अपने जहाज हैं, तो भैया उनके लिए एक बैग भर के साइड में रख दिया है, उसके अंदर है $1.5 बिलियन। अब कभी भी कुछ होता है, चाहे पायरेट्स आ जाएं, लुटेरे, समुद्री लुटेरे, चाहे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला कांड हुआ था जो ईरान वाला हुआ था, कोई ऐसा आ जाए, तो उसका कम से कम इंश्योरेंस आपको मिल जाए। तो वो है ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आप रखेंगे ध्यान। आइए नेक्स्ट, चलिए। तो भैया इंडिया ने लॉन्च किया भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। तो भारत ने मैरीटाइम भारत में किया, कहां पर? नई दिल्ली में किया। ये पूल क्या करता है? जो हमारी इंडियन किश्तियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सी रूट पर जाती हैं, मान लीजिए युद्ध का खतरा हो गया ईरान के सामने, हाई रिस्क जोन हो गए, समुद्री लुटेरे, और उसकी टोटल वैल्यू है $1.5 बिलियन। अब कुछ भी होगा, कम से कम अब हमारी जहाजों के पास दोस्तों इंश्योरेंस होगी। कितनी कमाल की बात है भैया, इंश्योरेंस ही नहीं थी। ये एक डोमेस्टिक इंश्योरेंस अरेंजमेंट की गई है दोस्तों मैरीटाइम रिस्क के लिए, बेसिकली जो खतरे पानी में होंगे। ये हुल और मशीनरी, ये वो सो किस किस चीज को कवर करता है वो वाली बातचीत करेगा। और इसका अप्रूवल अप्रैल 2026 में ही मिला है, क्योंकि पहली बार हुआ कि भैया हमारे कॉमन आने वाली चीजों पर भी दोस्तों परेशानी मिल गई। क्योंकि एलपीजी की कमी कभी किसी ने सोची नहीं थी, इसकी भी कमी हो सकती है। और एलपीजी की कमी तो छोड़ो, जहाज ऐसे करने शुरू कर दिए थे ईरान ने, इंडिया का भी तो जहाज कैप्चर कर लिया था, या पता है ना आपको, वीडियो देखी होगी आपने। तो उसके लिए दोस्तों ये किया है। अब इस इंश्योरेंस को देख कौन रहा है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी दोस्तों? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की कंपनी है दोस्तों, वो इस कंपनी को देख रहा है। इस कंपनी, मतलब कंपनियां तो सभी देंगी इंश्योरेंस, आपकी जो एलआईसी होगी, आपकी जो न्यू इंडिया एश्योरेंस होगी, ये कंपनियां भी देगी इंश्योरेंस, लेकिन देखरेख कौन करेगा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन करेगी। फिर पहली इंश्योरेंस बेची भी जा चुकी है, और पढ़ते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूल का प्रबंधन करता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पूल के तहत पहली समुद्री हल और मशीनरी युद्ध नीति जारी की। यानी कि इन्होंने दोस्तों पहली जो दोस्तों पॉलिसी है, पहली जो पॉलिसी बोलते हैं ना इंश्योरेंस की, तो है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी ही बोली जाती है। पहली पॉलिसी बेच दी, देखरेख कर रहा है जनरल इंश्योरेंस। बेची है दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। किसे बेची है? हॉगर ऑफशोर एंड मरीन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने खरीदी। तो ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। $1.5 बिलियन का पूल है, नई दिल्ली में उसका उद्घाटन किया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखरेख कर रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पहली बेची है, और हॉगर ऑफशोर और मरीन प्राइवेट लिमिटेड ने पहली खरीदी है। तो ये है भैया बातचीत, ध्यान रखेंगे से कि नहीं? एक तो आदत है भैया लाइव क्लास चैट की ना, मैं बार बार वहां पर देखे जा रहा हूं, मुझे पता लग रहा है कि आप तो हो ही नहीं यहां पर, बट भैया आदत से मजबूर, समय लगेगा थोड़ा, है ना। ये उस तरह होगा जैसे यूट्यूब में
99% यूट्यूब जैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियोस बनाकर अपलोड की जाती हैं, वैसे हम पहली बार कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है क्योंकि कम समय में करंट अफेयर ज्यादा पढ़ के अपने समय का बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। बस लाइक करते रहो आप लोग। अगला चलते हैं, करिए कोशिश। फिस्कल ईयर 2026 के लिए IRDAI द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर घोषित नहीं किया गया? पहले जवाब दीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं, चलिए कोशिश कीजिए। तो भैया इसका जवाब हो जाता है HDFC लाइफ। तो हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर की देखरेख करता है वो करता है IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। तो इसने ना 3 इंश्योरेंस कंपनियां ढूंढी हैं। पहली है LIC, दूसरी है GIC जो भी पढ़ा हमने, और तीसरी है न्यू इंडिया एश्योरेंस। IRDAI का कहना है कि अगर कभी मान लीजिए हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो डूबने लगे, तो हम सबसे पहले किसको बचाएंगे? इन 3 कंपनियों को। क्योंकि कहा कि ये 3 कंपनी अगर बच गई ना, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर डूबेगा नहीं। और अगर मान लो कभी डूब रहा है और सरकार ने देखा कि ये 3 कंपनियां तगड़ी खड़ी हैं, तो कोई टेंशन ही है नहीं, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर नहीं डूबता। उसी तरह RBI ने भी दोस्तों ऐसे 3 बैंक ढूंढे हैं कि भैया कभी अगर हो हमारा बैंकिंग सेक्टर डूबने लगे और ये 3 बैंक अगर खड़े हैं तो टेंशन की बात नहीं है। और अगर कभी डूब रहा है तो RBI इन 3 बैंकों को तगड़ा करेगा, क्योंकि अगर ये 3 बैंक हैं फिर हमारे बैंकिंग सेक्टर को कोई टेंशन ही नहीं है। इनको कहा जाता है टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल। जैसे दोस्तों वो 3 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जनरल इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और LIC, उनको भी टू बिग टू फेल कहा जाता है, लेकिन वो इंश्योरेंस सेक्टर की टू बिग टू फेल है, और ये है बैंकिंग सेक्टर की टू बिग टू फेल। ये इंटरेस्टिंग मेरे को लगी खबर, आपको कैसी लगी है? कमेंट जरूर करते रहो। आओ नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने सरमत परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया? चलिए बहुत कॉमन क्वेश्चन। अच्छा, NTPC UG के अंदर बहुत सवाल आया इसका दोस्तों, सॉरी NTPC ग्रेजुएट लेवल में, कि भैया बजट के अनुसार हमारे कौन से सेक्टर में जो हमारी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 74 से बढ़कर 100 हो गई। तो भैया इंश्योरेंस सेक्टर में ही पहले 74 थी, और अब दोस्तों इसमें 100% बाहर का कोई देश, बाहर का कोई आदमी, इंसान इंडिया में दोस्तों 100% इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, NTPC ग्रेजुएट लेवल में बहुत सवाल आया है। आई सरमत मिसाइल, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, रशिया हो जाता है। अब इसके अलग अलग नाम है, मतलब रशिया तो इसको सरमत ही कहता है। नाटो है जो दोस्तों आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे कहता है SS-29 सेटन 2। क्या नाम? SS-29 सेटन 2। तो भैया रशिया ने टेस्ट लॉन्च किया अपनी सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। कहां से? प्लेसेस्क कॉस्मोड्रोम इन द अर्खांगेल्स्क रीजन। तो भैया इतना कुछ पढ़ना नहीं है, पेपर में सीधा आएगा आपके पास कि सरमत मिसाइल का परीक्षण किसने किया? रशिया ने। इसके अलावा नाटो इसे क्या नाम देता है? सेटन 2 देता है। अच्छा, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने भी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है, ओडिशा के तट के पास से। इसके अंदर थी MIRV टेक्नोलॉजी। मतलब MIRV का मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है? दिवाली के अगर आपने कभी रॉकेट चलाए हैं तो 2-3 तरह के रॉकेट होते हैं। एक तो होता है सस्ता रॉकेट, गया और फट गया, खत्म। एक रॉकेट होता है जो जाता है, जो फटता है, और जहां पर गया वो अलग से अपने फटते हैं। ये देखा ऐसा रॉकेट? तो ऐसी ही मिसाइल कि जब चली तो एक ही मिसाइल थी, जब फटी तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी जगह फटी। तो ये जो सरमत मिसाइल है ये भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, और इंडिया केवल 6ठा देश बन गया है दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला। इससे पहले 5 देश कौन से हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों परमानेंट मेंबर हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया और दोस्तों चाइना। इस चीज का रखेंगे ध्यान। ये हैं 5 परमानेंट मेंबर। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यहां पर इलेक्ट 2-2 सालों के लिए। तो ये चीज रखेंगे ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा होगा आज तो। मतलब मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछो ना तो ये ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आप कम समय में, जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला, बिना बातचीत के, बिना गप्पे मारे आप ज्यादा पढ़ लेते हो। तो
लाइक जरूर करते रहिए वीडियो। आइए अगला नेक्स्ट। भारत ने सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो मोदी जी ने बोला कि सोना चांदी मत खरीदो। अबे सालो, मैं खरीदने नहीं दूंगा, टैक्स बढ़ा दूंगा मैं। बताइए कितना हो गया टैक्स? चलिए, तो भैया इसका जवाब है 15%। तो सरकार ने बोला कि भैया स्थिति कोई खराब है। वो मूवी वो आपने देखा है, वो एस्पायरेंट्स, उसमें एक होता है संदीप भैया, बोलते हैं आर्थिक स्थिति हमारा ठीक नहीं है। इस वक्त भारत का भी वही हाल है, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वही हाल है। डॉलर के सामने हर करेंसी सिस्टम गिर रही है। तो 96 पहुंच चुके हैं। तो होता क्या है कि भैया हम सबसे ज्यादा बाहर से क्या मंगाते हैं? हम मंगाते हैं तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब बनवा लेते हैं। तो कच्चा तेल बाहर से आता है, हमको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, और हमारा दोस्तों 96 रुपए बन चुका है $1। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी बाहर से जो हमारे पास आ रहा है, चाहे दोस्तों वो सऊदी से आ रहा हो, चाहे अफ्रीका से आ रहा हो, चाहे अमेरिका से आ रहा हो, पेमेंट हमको डॉलर में करनी पड़ती है। तो वही मोदी जी का कहना है कि भैया बाहर से हम चीजें ही कम मंगाएंगे जिससे कि हमको पेमेंट कम करनी पड़े। कच्चा तेल अब सबसे ज्यादा मंगाते हैं, दूसरे नंबर पर भैया सोना आता है इंडिया के अंदर। तो भैया मोदी जी ने बोल दिया कि हम भैया 10% से बढ़ा, पहले 6% था, 6% से बढ़ाकर हम सीधा 15% कर रहे हैं। अब 6% से सीधा 15 किया। इस 15 में क्या है? 10% तो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो लगती लगती है, और बोला बाकी 5% है आपका सेस। मतलब आपके लिए तो टैक्स ही हो गया, मतलब हमारे लिए टैक्स हो गया। लेकिन सरकार कैसे देखती है? सरकार कहती है ये हो गया टैक्स, ये है सेस। सेस का मतलब क्या होता है? होता टैक्स ही है, लेकिन ये जो 5% पैसा आएगा ना, 5% रुपए आएंगे, ये 5% रुपए किसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे दोस्तों भी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सरकार ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर 1% सेस लगाया है। यानी कि अगर आप 50 लाख से ऊपर की कोई इमारत खड़ी करते हैं, खर्चा करते हैं, तो आपको 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम सेस कहते हैं। और वो टैक्स इस्तेमाल किया जाएगा, वो सेस इस्तेमाल किया जाएगा आपके मजदूरों की भलाई के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसी तरह ये 5% सेस इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, खेती बाड़ी के विकास के लिए। तो आइए, भारत ने 13 मई को सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क 6 से बढ़ाकर 15 कर दिया। संशोधित ढांचे में दोनों कीमतें, धातुओं के आयात पर 10% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर शामिल है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। नेक्स्ट, इंडिया, जैसे मैंने बोला आपको, इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट थे, बाहर से मंगाना, कह रहे 24% बढ़ गया पिछले साल। कहते गोल्ड दूसरा सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला आइटम था इंडिया में कच्चे तेल के बाद। कहते कि 9% हमारा टोटल जो इंपोर्ट था वो सोने का था। मतलब कि 100 चीजें अगर हमने पिछले साल मंगाई ना, उसमें से 9 चीजें सोना था। इसलिए दोस्तों मोदी जी ने बोला। नेक्स्ट, चलिए, 44 साल बाद भारत ने एशियाई भारोत्तोलन यानी कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। कहां पे की? 44 साल पहले 1982 में नई दिल्ली में दोस्तों मेजबानी की थी। चलिए बताइए। 44 साल पहले नई दिल्ली में 1982 में मेजबानी की थी। बताइए। तो भैया अब मेजबानी की है गांधीनगर गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात। तो दोस्तों एशिया लेवल पर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो इंडिया कर रहा है दोस्तों इसकी चैंपियनशिप की मेजबानी। जैसे मैंने बोला 1982 में दिल्ली के बाद दोस्तों पहली बार हो रही है। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में कर रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, इसकी थीम और इसका मैस्कॉट। तो भैया थीम है यहां की स्प्रेड द विंग्स कनक्वर द आयरन, अंग्रेजी में। हाँ, और इसका मैस्कॉट कौन है वो आप बताएंगे? मारी करिए, तुक्का मारिए, तुक्का मारिए, कोशिश कीजिए। क्या है मैस्कॉट दोस्तों इसका? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का मैस्कॉट कौन है? करिए कोशिश। तो मैस्कॉट हो जाता है पीकू द पीकॉक। पीकू द पीकॉक, ये रहा दोस्तों, तगड़ा सा कैप्टन अमेरिका जैसा दोस्तों इसने ये पकड़ी हुई है प्लेट हाथ में, और इसका नाम है पीकू द पीकॉक, शुभांकर पीकू के रूप में। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में किस खेल में जगह बनाई? तो दोस्तों पहली बार इंडिया एशियन फुटबॉल, मेरे मुंह से ही निकल गया, सॉरी दोस्तों, फुटबॉल की बात की जा रही है। तो दोस्तों एशियन, जैसे क्रिकेट का होता है एशिया कप,
वैसे ही फुटबॉल का एशिया कप, लेकिन अंडर 17 महिलाओं का। तो दोस्तों इंडिया गया क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में मैच था इंडिया का चाइना से, और अगर इंडिया चाइना से जीत जाता, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता, तो पहली बार इंडिया की कोई भी टीम फीफा के किसी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती। हम हार गए। सोचिए दोस्तों, मतलब आज तक हमारे लड़के क्वालिफाई नहीं कर सके, सीनियर हो, जूनियर हो, अंडर 17, 20, 15, यहां लड़कियां कभी क्वालिफाई कर सकी। लेकिन अगर हम क्वार्टर फाइनल जीत जाती चाइना से, तो जो सेमीफाइनल की 4 टीमें थी पहुंची ना यहाँ पे, वो 4 की 4 टीमें इस साल होने वाले अंडर 17 महिलाओं के फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाता और इतिहास बन जाता, पहली भारतीय टीम बनती। कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। तो इंडिया ने इतिहास जरूर रचा दोस्तों, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना भी हमारे लिए इतिहास है। हाँ, क्वार्टर फाइनल में हम हार गए, हमें चाइना ने हरा दिया, बट चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है ना। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। चल, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। 150 साल हो चुके हैं, 150 से ज्यादा, 150 से ऊपर साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, आज तक एक महिला इनको प्रिंसिपल नहीं मिली है। वो मूवी देखी आपने, रॉक स्टार? हक हो, सेंट स्टीफन कॉलेज की पढ़ाई दिखाई है। दो समोसों में इतनी सी चटनी, देखिए। तो जवाब हो जाता है क्या? सुजन इलियास, बिल्कुल। तो दोस्तों सेंट स्टीफन कॉलेज को पहली महिला प्रिंसिपल मिली है, पढ़ते हैं। तो सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली को पहली महिला प्रिंसिपल मिली है, नाम है प्रोफेसर सुजन इलियास। और दोस्तों ये यहाँ की 14वीं प्रिंसिपल है। 145 साल पुराना दोस्तों ये कॉलेज है, और दोस्तों पहली बार कोई महिला प्रिंसिपल इनको मिली है, बाय गॉड। तो सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई थी, और बहुत बेहतरीन कॉलेज है दोस्तों, डीयू के अंदर आने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला। कह रहे 1881 से लेकर 1975 तक तो लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी, तो पहली बार 1975 में हुआ कि लड़कियों को पहली बार ऐड किया गया कि लड़कियों आओ तुम भी ले लो एडमिशन। सोचो आजादी के बाद भी ये ड्रामे चलते थे, सोचो जरा। हम 47 में आजाद हो गए थे, 75 तक दोस्तों लड़कियां नहीं पढ़ती थी सेंट स्टीफेंस में। कोई बात नहीं, अब जाके दोस्तों पहली महिला प्रिंसिपल मिल गई है सुजन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बड़े करंट अफेयर लॉलीपॉप से होते हैं ऐसे थे। कौन बन गया खत्म? ये बन गया खत्म। आओ, ये बड़ा इजी है। एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किस कार्यकाल के लिए शपथ ली? तो दोस्तों यहां पर भी एनडीए की सरकार आई है, यानी कि बीजेपी की गठबंधन सरकार आई है। जो रंगास्वामी साहब है, इनकी अपनी पार्टी है AR नेशनल कांग्रेस, ये इस पार्टी से है। लेकिन यहां पर भाजपा के साथ दोस्तों गठबंधन में सरकार बनती है इनकी। तो बताइए रंगा साहब कौन से नंबर, मतलब कितनी कितनी भी नंबर पे बार मुख्यमंत्री बने हैं? सिर्फ 3 यूटियां हैं जहां पर मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं, बाकी यूटी में तो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों 5वीं बार रंगा भाई साहब बन चुके हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, ये रहे यहाँ के LG के कैलाशनाथ। तो आइए, तो एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुडुचेरी के 5वीं बार। इनको दोस्तों ओथ दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन ने, कहां पर? पुडुचेरी के अंदर। और ये एनडीए की जो सरकार है उसको लीड करते हैं यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने बोला बीजेपी की गठबंधन सरकार, इनकी अपनी पार्टी का नाम AR नेशनल कांग्रेस, और राजधानी क्या है पुडुचेरी की? पुडुचेरी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 26 कितने नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किए गए? अब ये क्या चीज है? जो नर्सिस होती हैं, बेहतरीन नर्स कोई होता है ना, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो भैया नेशनल अवार्ड है दोस्तों, पूरे इंडिया भर से देखते हैं नर्सिस को। तो बताइए कितनों को दिया गया है पुरस्कार? इसमें याद नहीं करना किसको मिला है, बस कितनों को दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, तो भैया इसका जवाब हो जाएगा 15। 15 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए, तो राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के लिए 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि 12 मई पर पुरस्कार प्रदान किए, और प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। किसको मिले पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिल गए बस। चलिए, ये बढ़िया है। अब आपको पता है मोदी जी दोस्तों 5 देशों के टूर पर गए हुए हैं, UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली।
तो प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो बड़ा सा पोलर स्टार वाला ग्रैंड क्रॉस वाला जो पुरस्कार है मोदी जी को दोस्तों किस कंट्री ने दिया, कौन से देश ने दिया? चलिए बेटा, बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक देखो करते रहो, और कमेंट तो भी साथ के साथ ही कर सकते हो कि अच्छी लग रही है। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया मोदी जी को स्वीडन ने। किसने दिया? स्वीडन ने दिया। और ये मोदी जी का कितने नंबर का पुरस्कार? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला? मोदी जी भी तो पोकेमॉन की तरह मेडल्स अवार्ड्स इकट्ठे करते घूम रहे, वो भी इंटरनेशनल लेवल के। चलिए, मोदी जी रॉक करके आए इस बार। वैसे 30 मिलियन बैरल तेल का 31वां पुरस्कार है दोस्तों मोदी जी का, तो ये ध्यान रखेंगे। स्वीडन ने दोस्तों मोदी जी को ये वाला पुरस्कार दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर नहीं, एक बार क्या होता है, स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये उनका 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान होगा। स्वीडन कहां पड़ता है? बिल्कुल वो ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर। प्रधानमंत्री उनके ये हैं उल्फ। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं इसका सरनेम याद नहीं रखना। बच्चे अक्सर होता है सर कैसे याद रखेंगे, मत याद रखो, उल्फ याद रख लो। तुम्हें कौन सा इसके घर में रिश्ता भेजना है? कैपिटल है दोस्तों स्टॉकहोल्म, आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार दोस्तों यहीं पर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट शांति का, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और करेंसी है स्वीडिश क्रोना, क्योंकि नोबेल पुरस्कार का प्राइज मनी कितना है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। तो बहुत प्यारा इजी सवाल। नेक्स्ट, तो जैसे आपको बोला मोदी जी ऑन अ 5 ट्रिप, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। पहले मोदी जी गए कहां पे? तो भैया प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा किसने की? अलग अलग चीजों पर निवेश करेंगे। कोई कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर बना देंगे, एलपीजी दे देंगे तुमको तेल दे देंगे हम, ऐसी सी बातें की गई हैं। किसने करा कि 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में करेंगे? शाबाश, 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में करेंगे। तो यहां पर मोदी जी सबसे पहले गए थे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आइए पढ़ते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री मोदी की अब अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, बहुत बड़ा नाम है भैया, के साथ व्यापक वार्ता करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की, जिसका समापन एक ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी ढांचे, 5 बिलियन डॉलर के निवेश पैकेज और ऊर्जा समझौतों के एक सेट की प्राप्ति के साथ हुआ। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो लोग बोल रहे थे ना इंस्टाग्राम पे, आप देखे होंगे कि भैया लोगों को बोलकर मोदी जी कि भैया घर पे रुको, वर्क फ्रॉम होम करो, ऐसी बातें, जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, खुद मोदी जी निकल गए यात्रा पे। मोदी जी जाके तेल का करके आए हैं, तेल का इंतजाम। तो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौते पर किन 2 कंपनियों ने साइन किए? तो दोस्तों होता क्या है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए। आपके घर में मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी जो भी है, तो कुछ तेल आपकी स्कूटर के अंदर है, ठीक है, आपकी गाड़ी के अंदर कुछ तेल पड़ा हुआ है, वो तेल है हमारे देश के पेट्रोल पंप्स के अंदर इस वक्त। फिर आपने कुछ पेट्रोल मान लीजिए टंकी में स्टोर किया हुआ है, वो है हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब मान लीजिए आपका टंकी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, अब आपने नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है। तो भैया तेल बहुत है हमारे पास, पेट्रोल पंप में भी तेल है, पेट्रोल पंप के अलावा उनके जो स्टोर है वहां पर भी तेल है, उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उस तरह से वो भी है हमारे पास। तो उसको भरने की तैयारी होगी है। तो भैया 30 मिलियन बैरल्स का इंतजाम हमारे लिए यूएई करेगा। कौन कौन कंपनी? इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और एडनॉक मिलकर। समझे कि नहीं? पानी, अब पेट्रोल छोड़ो, आपको पानी के एग्जांपल से, आपके नल में पानी आ रहा है, कहां से आ रहा है? आपके टंकी से आ रहा है। मतलब कि नल में पानी का मतलब आपके पेट्रोल पंप में ऑयल, टंकी में पानी यानी कि पेट्रोल पंप वालों के अपने जो स्टोर वगैरह है। अगर आपकी टंकी खत्म होगी यानी कि पेट्रोल पंप वालों का स्टोर खत्म हो गया, तो आप पानी कहां से लाएंगे? आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक से। तो पेट्रोल पंप वाले को उस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल लेकर आया जाएगा। तो ये है। तो उसके लिए दोस्तों हम मदद की है हमारी अबू धाबी ने। तो दोस्तों 2 साइडों ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। एडनॉक फुल फॉर्म क्या है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने
कहा कि हम भैया भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में 30 मिलियन बैरल की एडिशन करेंगे। बहुत बढ़िया रॉक कर दिया भैया। साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने भी एडनॉक के साथ ही, सेम एडनॉक के साथ दोस्तों टाई अप किया एलपीजी की सप्लाई के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास थोड़ी सी भारी लग सकती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, बट कोई बात नहीं। तो ये बड़ा आसान सी चीज हो जाएगी। 30 मिलियन बैरल्स हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। नेक्स्ट, 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की? अब मोदी जब वहां पर गए थे तो यूएई ने हमारे साथ एक 8 एक्साफ्लॉप स्पीड का सुपर कंप्यूटर तैयार करने पर भी बात करी। तो बताइए भैया कौन सी कंपनी बनाएगी? सीडैक और G42। सीडैक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। ये कहां पर स्थित है? ये है पुणे में। पुणे में कहां है? ये है पुणे में। और यूएई के G42 के साथ। आइए, तो भैया एक टर्म शीट साइन की गई कि 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर बनाएंगे हम सीडैक और यूएई के G42 के साथ मिलकर। इसके अलावा 2 एमओयू साइन हुए हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के और दुबई डॉकयार्ड वर्ल्ड के। बोला कि क्या करेंगे हम बनाएंगे एक शिप रिपेयर क्लस्टर। शिप रिपेयर का एक सिस्टम बना देंगे। कहां पर? वादीनार, गुजरात के अंदर। तो काफी सारी दोस्तों संधियां कर ली। तो 30 मिलियन बैरल हमको एडीएनओसी देगा। एडीएनओसी इंडियन ऑयल को एलपीजी देगा। सीडैक ने G42 के साथ मिलकर 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर और कोचीन शिपयार्ड और दुबई ड्राई डॉक वर्ल्ड ये वादीनार गुजरात में एक शिप रिपेयर क्लस्टर बना रहे हैं। तो $5 बिलियन की दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने वाला यूएई इंडिया में। तो काफी इंपॉर्टेंट बातचीत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ये यूएई तो आपको पता है ये दोस्तों कहां पर है, बहुत ही पास है हमारी यूएई। प्रधानमंत्री हो जाते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हो जाते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। राजधानी हो जाती है इनकी अबू धाबी। और दोस्तों करेंसी सभी को पता है दोस्तों दिर। थोड़ी सी हैवी हो गया वाला करंट अफेयर, थोड़ा सा हैवी हो गया है वाला, थोड़ा सा हो जाता है हैवी, क्योंकि जब ये संधियां वगैरह है ना ये हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वो तो बस जब पेपर में आता है तब बोलते हैं कि सर वो आया था करवाया नहीं आपने। फिर मैं बोलता हूं लल्ला करवाया था पढ़ा नहीं तूने। अब किस देश ने भारत को 11वीं शताब्दी की चोल राजवंश की तांबे की प्लेटें लौटाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2012 से दोस्तों इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये जो चोल साम्राज्य की दोस्तों तांबे की प्लेट्स हैं ये भारत में वापस आई जाए, क्योंकि दोस्तों गोरे आते थे, गोरे लूट कर चले जाते थे। तो 11वीं शताब्दी की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, अब जाकर दोस्तों इंडिया में वापस आ रही हैं। बताइए भैया कौन सा देश वापस कर रहा है? कौन सा देश वापस कर रहा है? तो दोस्तों नीदरलैंड्स वापस कर रहा है। नीदरलैंड्स ये हैं दोस्तों तांबे की प्लेटें। तो भारत 2012 से नीदरलैंड में, इनको क्या कहा जाता है? नीदरलैंड्स वाले लोग क्या कहते हैं? इसको लीडन प्लेट्स कहते हैं। लीडन प्लेट्स के रूप में जानी जाने वाली एनी मंगलम तांबे की प्लेटों की वापसी की बात की है। यह है इनके प्रधानमंत्री रॉब जेटन। क्या नाम है इनका? रॉब जेटन इनके दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। तो और पढ़ते हैं। तो भैया नीदरलैंड द्वारा लौटाई गई 11वीं शताब्दी की तांबे की प्लेटें किस चोल शासक के समय की थी? ये तो बड़ा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। बच्चे इसको बोल देंगे फिर सर एंशिएंट हिस्ट्री से का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही तो होता है। और होता क्या पेपर्स के अंदर, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा बच्चा, उसके पास ये करंट अफेयर आया, अब वो पूरा चोल साम्राज्य को खोल देगा। यूपीएससी की वैसे जो तैयारी करता है वो पढ़ता है चोला, चेरा, पांड्या, साउथ इंडिया के हैं कुछ दोस्तों बड़े साम्राज्य। चलिए बताइए जवाब। तुक्का मार दो, कौन सा मैं कह रहा हूं, फांसी की सजा थोड़ी लग जाएगी, गलत हो गया, आप कोशिश करो। राज चोड़ावन इन्होंने बनाई थी। तो 21 प्लेटें हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चोल साम्राज्य के साथ इनका तमिल हेरिटेज से दोस्तों इनका नाता है। ये कॉपर प्लेट्स राज चोल एक ने बनवाई थी। 30 किलोग्राम इनका वजन है। और दोस्तों एक ब्रॉन्ज रिंग, कांसे की दोस्तों रिंग भी है जिसपे चोल साम्राज्य का मोहर बनी हुई है। ये देख सकते हो, ये रिंग है, वहां पर दोस्तों चोल साम्राज्य का चिन्ह भी है, सील हम कह देते हैं। तो वो है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। ये 21 है दोस्तों, 21।
भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को सक्षम बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस डच कंपनी के साथ साझेदारी की? डच का मतलब होता है नीदरलैंड्स की ही कोई कंपनी। डच मतलब नीदरलैंड। अच्छा, नीदरलैंड के अलग अलग नाम है। पहले नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था, इनको डच भी कहा जाता है। आज की डेट में हम इसे नीदरलैंड कहते हैं। तो बताइए भैया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसके साथ सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाने के लिए साझेदारी की? चलिए, तो ये करी हमने दोस्तों ASML के साथ। किसके साथ? ASML। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML के साथ टाई अप किया। किसके लिए? चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ASML की ना मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब समझते हो? सोचिए, आप गाड़ी लेने जा रहे हो और एक ही कंपनी की गाड़ी मिल रही है। टीवी लेने गए, एक ही कंपनी का टीवी। सोचो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो रेलवे के लिए और सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा इसे कहा जाता है मोनोपोली। तो ASML के पास मोनोपोली है एक कैटेगरी के दोस्तों, लिथोग्राफी इक्विपमेंट होते हैं। क्या होते हैं उसमें? मत जाइए। बहुत छोटे साइज की जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं वो बनाने में दोस्तों महारत हासिल है ASML को, और उसके साथ टाई अप किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी बातचीत हो जाए। हैवी हो गई क्लास आज की थोड़ा ना, मतलब मेरे को भी फील आ जाती है बच्चों से कि यार सर इतना इतना थोड़ी पढ़ते हैं सर, पढ़ेंगे पढ़ेंगे 5 मिनट और आओ। किस देश ने AFC अंडर 17 महिलाई एशिया कप का अपना 5वां और कुल 10वां खिताब जीता? तो दोस्तों यहां पर भारत क्वार्टर फाइनल में गया, चाइना से हार गया। फिर मैंने बताया कि लास्ट की जो 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंची, वो चारों टीमें दोस्तों क्वालिफाई कर गई थी इस साल होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए। तो फाइनल में अपना 5वां खिताब, और कुल दोस्तों ये था मतलब कि 10वां एडिशन। इस बार कौन सा एडिशन खेला जा रहा था? 10वां एडिशन। वो जीता है नॉर्थ कोरिया। ये तो नॉर्थ कोरिया ने अपना 5वां और कुल मिलाकर 10वां दोस्तों खिताब जीत लिया। नॉर्थ कोरिया ने किसे हराकर यह खिताब जीता? नॉर्थ कोरिया की दोस्तों लड़कियों ने किसे हराकर यह खिताब जीता? चलिए करिए कोशिश। तो भैया इसका जवाब हो जाता है चाइना को हराया फाइनल में। कहां पर? चाइना में हरा दिया भैया। तो भैया 10वां एडिशन AFC अंडर 17 महिलाओं का दोस्तों फुटबॉल कप चल रहा था। फाइनल में नॉर्थ कोरिया ने चाइना को हरा दिया, चाइना के अंदर ही। और नॉर्थ कोरिया का ये 5वां खिताब, और कुल टोटल 10th एडिशन था ये, और उनमें से 5 खिताब दोस्तों नॉर्थ कोरिया जीता पड़ा है। बताइए, इसके गलत लिख दिया नीचे, इसे फोटो गलत लग गई, इसे रहने दीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला आपको, आखिर की जो 4 टीमें हैं सेमीफाइनल की, वो वर्ल्ड कप के लिए सीधा क्वालिफाई करेगी। तो 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कहां पर हो रहा है इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप? चलिए, अरे फोन गूं 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 कर रहा है हमारा। तो दोस्तों मोरक्को, ध्यान रखेंगे इस साल मोरक्को। जैसे मैंने बोला 12 टीमों ने दोस्तों इस टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन फाइनल की 4 टीमें नॉर्थ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने इस साल होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में मोरक्को में क्वालिफाई कर लिया। हार गया, कोई बात। आखिरी करंट अफेयर करते हैं आज का। राहुल द्रविड़ यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में किस फ्रेंचाइजी के मालिक बने? तो दोस्तों यूरोप में भी अब T20 प्रीमियर लीग हो रही है। इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान की पाकिस्तान सलवार, सुपर लीग, बांग्लादेश की बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उस तरह से यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। और दोस्तों राहुल द्रविड़ ने टीम खरीद ली है, टीम का नाम है डबलिन गार्डियंस। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन गार्डियंस, उसके मालिक बनेंगे दोस्तों राहुल द्रविड़। ठीक है, तो भैया इतनी रखते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा हैवी जरूर हो गया है। करंट अफेयर्स अभी बचे हैं, इनको हम दोस्तों कल की क्लास में करेंगे फॉलो। इसका मैं PDF दोस्तों पूरा का पूरा आपके लिए इस टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि भैया कल क्लास में आने से पहले, ये क्लास लगाने से पहले आप इस PDF को एक बार जरूर पढ़ ले, ताकि करंट अफेयर्स एक बार खुद रीडिंग कर लो और एक बार मैं करवा दूं। फायदा हो रहेगा ना थोड़ा सा उसके लिए। और क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ नई चीज कोशिश कर रहे हैं, साथ जरूर दीजिए, क्योंकि कम समय में सोच लीजिए हमने ये ज्यादा करंट अफेयर पढ़ लिया ना, ये कम से कम 2 क्लास का कंटेंट था। क्योंकि जब बातचीत नहीं होती, बच्चे बार बार कुछ अजीब सा स्पैमर नहीं आते बीच बीच में, तो पढ़ाई का मजा ही कुछ और होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।